नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल बायोगुरु पर। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 श्वसन रेस्पिरेशन का पार्ट नंबर 4 पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने पिछले लेक्चर्स में ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे ईटीसी के बारे में। ईटीसी मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या इसे ईटीएस भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि जो सेल है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया था। माइटोकॉन्ड्रिया की दो लेयर बताई थी हमने, एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन, एक बाह्य झिल्ली और एक आंतरिक झिल्ली। तो यहाँ पर ये सेल है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन और ये इसके अंदर है, ये है इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या कहलाता है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। हमने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या पाया जाता है? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में क्या होता है? क्रेब्स साइकिल होता है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में होता है। यहाँ पर क्रेब्स चक्र से एक तो NADH2 और एक FADH2 का निर्माण हुआ था क्रेब्स साइकिल से। अब ये NADH2 और FADH2 है, ये इनर मेम्ब्रेन अंतः झिल्ली में है। इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन क्या करता है? दे देता है और एक तरीके से ये बना लेता है, यहाँ पर प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एक लाइन के अंदर। हमने देखा था कि ग्लूकोज है, उसकी ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन हुई। ग्लाइकोलाइसिस से क्या बना था? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड से बना था एसिटिल कोएंजाइम, और ये प्रवेश किया था इसने क्रेब्स चक्र में, क्रेब्स साइकिल में प्रवेश किया, जिससे NAD है वो तो टूटा था, वो NADH2 में बना था, और FAD है ये बन गया FADH2 में। ओके, यहां तक हमने पढ़ा था। यहां पर ये कैसे बना? जो क्रेब्स चक्र है, यहाँ से ग्लूकोज से ही बना है। ये इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का क्या कर रहा है? एक दूसरे को देता जा रहा है। पहले ग्लूकोज ने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन पॉजिटिव किसको दिए? पायरुविक एसिड को। फिर यहाँ से एसिटिल कोएंजाइम के पास आए, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन है, ये क्रेब्स चक्र में आ जाती है। और क्रेब्स चक्र में आने के बाद जो NAD है वो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन लेकर के क्या बना लेता है? NADH2 और FAD है, ये FADH2 बना लेता है। यहां बना लिया, यहां तक इन्होंने। अब ये जो दोनों हैं, ये ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में यूज होते हैं। ये यूज होते हैं तो वहां क्या करते हैं? ये करते हैं, वहां पर ATP का निर्माण करते हैं। फॉर्मेशन और ऑफ ATP होता है। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ATP। ETC चक्र से फॉर्मेशन ऑफ ATP हो रहा है। इस प्रकार ये किससे हो रहा है? जो इसके इलेक्ट्रॉन और जो हाइड्रोजन है, NADH2 और FADH2 के दोनों के, ये कहाँ चलेगा? ETC साइकिल में।
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैनल, तो यहाँ पे इन्होंने बना लिया एटीपी का निर्माण कर लिया। ये एटीपी का क्या करते हैं, इस एटीपी को हम यूज करते हैं हमारी अलग अलग क्रियाओं में, जैव क्रियाओं में यूज करते हैं। ईटीसी में क्या होगा कि जो एक वाहक है वो दूसरे वाहक से होता हुआ मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से स्थानांतरण होगा, और यह स्थानांतरण है ये वाहकों के उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर होता है, जिससे उन ऊर्जा स्तर के अंतर के कारण उसमें बराबर ऊर्जा मुक्त होती है। और अब हम ईटीसी को पढ़ेंगे एक्सप्लेन से। और जो ऊर्जा रिलीज हो रही थी, एटीपी रिलीज हो रही थी, उसका यूज हम कर लेते हैं अलग अलग बायोलॉजिकल रिएक्शंस में। जैसे और FADH2 के दोनों के ये कहाँ चलेगा, एटीसी साइकिल में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैनल, तो यहाँ पे इन्होंने बना लिया एटीपी का निर्माण कर लिया। ये एटीपी का क्या करते हैं, इस एटीपी को हम यूज करते हैं हमारी अलग अलग क्रियाओं में, जैव क्रियाओं में यूज करते हैं। ईटीसी में क्या होगा कि जो एक वाहक है वो दूसरे वाहक से होता हुआ मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से स्थानांतरण होगा, और यह स्थानांतरण है ये वाहकों के उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर होता है, जिससे उन ऊर्जा स्तर के अंतर के कारण उसमें बराबर ऊर्जा मुक्त होती है। और अब हम ईटीसी को पढ़ेंगे एक्सप्लेन से। और जो ऊर्जा रिलीज हो रही थी, एटीपी रिलीज हो रही थी, उसका यूज हम कर लेते हैं अलग अलग बायोलॉजिकल रिएक्शंस में। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है भाई, ये झिल्ली है। कौन सी मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर होगा, इसके अंदर है इनर मेम्ब्रेन, इसे हम डॉट डॉट से दर्शा देते हैं। जो इनर मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर यहां पर ये है इसकी इनर मेम्ब्रेन। ये इनर मेम्ब्रेन है, और इस आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का भाग क्या कहलाता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहलाता है। यहाँ हमने इनर मेम्ब्रेन की दो लेयर्स बनाई हुई है, ये दोनों लिपिड की बनी होती है, और जो जैसे आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, और सेल की जो भी कोई मेम्ब्रेन है वो दो लेयर से बनी होती है, लिपिड की दो लेयर्स से बनी होती है ये दोनों इनर मेम्ब्रेन। दो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन तो एक ही है, लेकिन ये इसकी दो परतें हैं जो लिपिड से बनी हुई है। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि ईटीसी किस प्रकार से होता है। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन की दो लेयर्स हो गई, और इनके अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स में हमने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एक साइकिल होता है। कौन सा साइकिल होता है, क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र में हमने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल हो रहा है। क्रेब्स साइकिल में हमने देखा था कि NADH2 और FADH2 का फॉर्मेशन हो रहा था। अब ये काम क्या आते हैं, ये आएंगे ETC में काम आएंगे। किस प्रकार से काम आएंगे हम देखेंगे अभी।
से पहले ये जान लेते हैं कि जो इनर मेम्ब्रेन की जो दोनों लेयर्स हैं इनके बीच में कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं प्रोटीन के बने होने के कारण हम इसे कॉम्प्लेक्स ही कह देते हैं। यहां पे होगा कॉम्प्लेक्स नंबर 1। कॉम्प्लेक्स 1 है यहां पर। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 यहां पर कॉम्प्लेक्स होगा 2 और यहां पर कॉम्प्लेक्स होगा 4। ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 2 और ये 4। अब इसमें किस प्रकार से ETC होगा, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, ये पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम क्रेब्स साइकिल में क्या बन रहा था, NADH2 है। ये किससे बना हुआ था, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन से। अब कॉम्प्लेक्स 1 में जो इलेक्ट्रॉन है वो ले लेता है कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 1 में कौन लेगा इलेक्ट्रॉन को, FMN। ये यहां से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे दर्शा रहे हैं स्टार से हम इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को ले लिया FAM ने और हाइड्रोजन है वो यही मैट्रिक्स में रह जाएगा और अब ये बन जाएगा NAD। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन है ये FMN में आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो FMN में आ गया था ये चला जाएगा FES के पास। कहा, FES में। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चला गया, NADH2 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन से बना हुआ था। हाइड्रोजन तो मैट्रिक्स में ही रह गया, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉम्प्लेक्स 1 में पहले FMN में गया, फिर वहां से FES में गया। अब ये FES से जाएगा यूबिक्विनोन में। यहां से ये गया यूबिक्विनोन को हम U से लिख देते हैं। यूबिक्विनोन में गया, यहां पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो गया यूबिक्विनोन में। अब यूबिक्विनोन है ये क्या करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये क्या हो गया, ऋणावेश हो गया। ये कहेगा भाई मैं ऋणावेश तो रहूंगा नहीं, मुझे इसे न्यूट्रल करने के लिए हाइड्रोजन भी चाहिए। मैट्रिक्स में जो हाइड्रोजन होंगे उसे ये ग्रहण कर लेगा और बना लेगा यूबिक्विनोन हाइड्रोजन आयन बना लेगा, जिसके द्वारा ग्रहण कर लिए गए थे। यहां पर हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से एटीपी रिलीज तो हो गई नहीं। अब ये षड्यंत्र रच रहा है, यूबिक्विनोन है ये षड्यंत्र रच रहा है कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट के नाम से ये हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्ट कर देगा आउटर मेम्ब्रेन में। क्या कर देगा, जो हाइड्रोजन आयन है इसका ट्रांसपोर्ट कर देगा आउटर मेम्ब्रेन में। ओके, अब यहां पे जो यूबिक्विनोन बना था ये इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये कॉम्प्लेक्स 3 में दे देगा। कॉम्प्लेक्स 3 में चला जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन, स्टार से दर्शा रहे हैं। ये कहा जाएगा, इसमें एक ट्रिक बताती हूं मैं आपको। ट्रिक है बी ऐसी फंसी C1 में, बी यानी मधुमक्खी इस प्रकार से फंस गई C1 में। वैसे तो G1 होता है लेकिन यहां हम C1 ले रहे हैं। क्या हुआ, जो साइटोक्रोम बी में जाता है यानी बी फंसी, FES फंसी साइटोक्रोम C1 में, बी फंसी C1 में। इस प्रकार यहां से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट यहां से FADH2 से होता हुआ कॉम्प्लेक्स 1 में होता हुआ यूबिक्विनोन से होता हुआ यहाँ पे चला जाता है। यहाँ पे ये प्रोटीन है, प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स है,
लेकिन जो यूबिक्विनोन है ये कोएंजाइम है। क्या है? कोएंजाइम है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है हर जगह। अब ये साइटोक्रोम C1 है, यहां से इसका ट्रांसफर होगा, ये जाएगा साइटोक्रोम C1 जो बाहर है, दोनों इनर मेम्ब्रेन के लेयर्स के बीच में है, वहां जाएगा इसका ट्रांसपोर्ट, यहां पर हो गया। अब ये जो साइटोक्रोम C1 है ये कॉम्प्लेक्स 4 में जाता है। किसको लेकर? इलेक्ट्रॉन को लेकर के C4 कॉम्प्लेक्स में चला जाता है। C4 कॉम्प्लेक्स में जाने के बाद यहां पर ये साइटोक्रोम A में चला जाता है और साइटोक्रोम A से चला जाता है साइटोक्रोम A3 में। यहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। देखिए ये क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट से किसी भी प्रकार की एटीपी का निर्माण नहीं होगा। यहाँ पे एक प्रकार का षड्यंत्र रच रहे हैं। षड्यंत्र क्या रच रहे हैं? कि बहाना बना रहे हैं कि हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करें, लेकिन ये मेन रूप से हाइड्रोजन जो है वो मैट्रिक्स में हाइड्रोजन आयन है, उन्हें आउटर मेम्ब्रेन में भेज रहे हैं ताकि आगे हम एटीपी का निर्माण कर सके और वो एटीपी हमारे लिए उपयोग आ सके। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन था ये भी चला जाएगा आउटर मेम्ब्रेन में। ओके, और ये इस प्रकार से ये देता जाएगा इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B में, साइटोक्रोम B से FeS में, साइटोक्रोम F, फिर FeS देगा साइटोक्रोम C1 में। अब ये C1 है ये वापस साइटोक्रोम A में पहुंचा देगा और A में जाने के बाद ये साइटोक्रोम A3 में। अब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट यहां तक हो जाता है। अब ये वापस आ जाते हैं कहां पर? मैट्रिक्स के अंदर आ गए। मैट्रिक्स के अंदर आ गए, यहां पे हमें मिलेगा O2। एक प्रकार से समझते कि ये O2 एक बिग बॉस का कार्य कर रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन आने दो, मेरे पास आने दो, सारे इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट बिग बॉस करवा रहा है, O2 करवा रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास। अब ये O2 कहेगा भाई मुझे तो H2 बनाना है, जल का अणु बनाना है, जिससे ये जो मैट्रिक्स में हाइड्रोजन आयन है इसे ले लेता है और H2O का निर्माण कर लेता है। H2O का निर्माण कर लिया, ETC का लास्ट प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर तो H2O बन गया। अब यहाँ ये कॉम्प्लेक्स C2 क्या कार्य करेगा? कॉम्प्लेक्स C2 में होगा, देखिए मैट्रिक्स में NADH2 होता है, NAD होता है, NADH2 होता है और FADH2 भी होता है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 2 में FADH2 का इलेक्ट्रॉन है वो दे दिया जाएगा और हाइड्रोजन आयन है ये यहीं पर रहेगा। अब जो हाइड्रोजन आयन है ये तो मैट्रिक्स में रह गया और इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? कॉम्प्लेक्स 2 में। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 1 में भी इसी प्रकार हुआ था, हाइड्रोजन आयन तो मैट्रिक्स में रह गया और जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ भेज दिया गया था? कॉम्प्लेक्स 1 में, और उसे FMN ने ग्रहण कर लिया था। यहाँ पर FMN ग्रहण नहीं करेगा क्योंकि ये पहले ही F है, यहाँ FADH2 है तो ये कहेगा भाई मैं FMN को अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा, तो ये देगा FeS को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये स्टेप नहीं आती, इसमें बीच में FMN नहीं आता है, सीधा FeS आता है। ये FADH2 है, ये अपना इलेक्ट्रॉन FeS को दे देता है। अब FeS इसे कहाँ भेजता है? इनर मेम्ब्रेन के अंदर। इनर मेम्ब्रेन के अंदर यहां पर मिलेगा हमें यूबिक्विनोन, ये वापस से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और ग्रहण करके बना रहा है यूबिक्विनोन H2, यहां से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। यहाँ पे कोई अदर है ये ग्रहण कर रहा है और हाइड्रोजन का जो ये अणु है ये वापस मतलब फिर से इसे
आउटर मेम्ब्रेन में डाल दिया। ये एक प्रकार से षड्यंत्र रच रहे हैं कि हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट का वो कर रहे हैं, बहाना बना रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, मेन कार्य क्या है इनका, कि हाइड्रोजन है उसे मैट्रिक्स से कहाँ भेज रहे हैं, आउटर मेम्ब्रेन। अब ये यूबिक्विनोन है, यूबिक्विनोन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन वापस कॉम्प्लेक्स 3 में दे देता है। और कहां पर, साइटोक्रोम बी के पास। साइटोक्रोम बी इसे वापस FeS को दे देता है और FeS साइटोक्रोम C1 में। इस प्रकार से ये साइकिल इस प्रकार से चलता है और लास्ट में H2O का निर्माण हो जाता है। और जो ये H पॉजिटिव है ये भी हाइड्रोजन के रूप में बाहर निकल जाता है। अब क्या हुआ कि मैट्रिक्स के जो हाइड्रोजन आयन थे वो सारे आउटर मेम्ब्रेन में भेज दिए गए। अब बेचारे मैट्रिक्स के पास ज्यादा हाइड्रोजन आयन नहीं बचे हैं। अब ये क्या करें, ये हाइड्रोजन आयन के लिए तड़प रहा है, लेकिन आउटर मेम्ब्रेन है इसके पास बहुत ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन आ गए हैं, इनमें काफी एनर्जी है। अब भाई ये बाहर निकलने के लिए तड़प रहे हैं। अब इन्हें बाहर कैसे निकालें, ये बाहर निकलने के लिए तड़प रहे हैं। आउटर मेम्ब्रेन के जो हाइड्रोजन आयन है ये बाहर निकलने के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन जो मैट्रिक्स है वो हाइड्रोजन आयनों से जरूरत है हाइड्रोजन आयन की। तो यहाँ क्या होगा, एक पाथ बनता है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक रास्ता बनता है। इस प्रकार ये रास्ता बनता है, इससे जो हाइड्रोजन आयन है वो मैट्रिक्स के अंदर जाएंगे। जो हाइड्रोजन आयन है इनमें काफी मात्रा में एनर्जी है। अब इस एनर्जी के कारण ये पाथ से गुजरेंगे तो हाई एनर्जी से गुजरेंगे तो क्या होगा, पीछे एनर्जी का लॉस करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे, ये जो सारे हाइड्रोजन आयन है ये इस पाथ से आएंगे तो हाइड्रोजन आयन है इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है, एनर्जी। तो यहाँ पे ये करेंगे, एनर्जी को रिलीज करते हैं। एनर्जी को रिलीज करते हैं जिससे एटीपी लॉस होती है और जिसे हम ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ पे एक एंजाइम पाया जाता है, एंजाइम का नाम है एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। इसकी उपस्थिति में जो मैट्रिक्स के अंदर एडीपी होता है वो आते हैं यहाँ पे पीछे एनर्जी का लॉस करते जा रहे हैं। एडीपी है ये एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एटीपी में। और ये एटीपी है ये हम यूज कर लेते हैं अलग अलग क्रियाओं में। तो इस प्रकार ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हुआ है। यहाँ पर ये आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का भाग इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। जो इनर मेम्ब्रेन है ये 2 लेयर्स की बनी होती है। ये क्या, जैसे सभी जो मेम्ब्रेन है ये लिपिड की 2 लेयर्स से बनी होती है। और इसके अंदर का भाग जो है ये है मैट्रिक्स। हमने देखा था कि मैट्रिक्स में कौन सी रिएक्शन हो रही थी, कौन सा साइकिल चल रहा था, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल से FADH2 और NADH2 का निर्माण हो रहा था। यहाँ पे ये दोनों FADH2 और NADH2 दोनों ETC में काम आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स हैं, 4 कॉम्प्लेक्स हैं। ये कॉम्प्लेक्स, इन्हें कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पे ना हाई मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन है, इस कारण हम इसे कॉम्प्लेक्स कह देते हैं। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1 में NADH2 है, ये एक अपना इलेक्ट्रॉन इन्हें दे देता है कॉम्प्लेक्स 1 में। और जो हाइड्रोजन आयन है वो मैट्रिक्स में रह जाता है, जिससे ये NAD में बदल जाता है। जो इलेक्ट्रॉन है उसे ग्रहण कर लेता है कॉम्प्लेक्स 1 में FMN। अब ये FMN है, ये इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर देता है FES में। और FES है ये कॉम्प्लेक्स 1 से बाहर जो यूबिक्विनोन है उसे दे देता है। ये यूबिक्विनोन एक प्रकार का कोएंजाइम है। यहाँ पर इस प्रोसेस में ETC में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को देते जा रहे हैं। यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन
इसको दिया, फेंका इसकी तरफ, इसने कैच कर लिया, नेक्स्ट की तरफ फेंका, इसने कैच कर लिया। इस प्रकार यहाँ पे साइकिल चलता जा रहा है, जिससे में जो नाम से तो एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये एक प्रकार का षड्यंत्र रच रहे हैं। क्या कि जो हाइड्रोजन आयन है इसे आउटर मेम्ब्रेन में भेज रहे हैं, मैट्रिक्स से आउटर मेम्ब्रेन, ताकि एटीपी का निर्माण हो सके। अब ये यूबिक्विनोन है, ये क्या कहेगा कि भाई मैं ऋणावेश नहीं होना चाहता हूँ, ये कहेगा कि भाई मुझे न्यूट्रल करने के लिए हाइड्रोजन आयन की जरूरत है। तो मैट्रिक्स से कुछ हाइड्रोजन आयन होते हैं, ये उन्हें ग्रहण कर लेता है। तो ग्रहण करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कर देता है कॉम्प्लेक्स 3 में। कॉम्प्लेक्स 3 में किसके पास भेजेगा? साइटोक्रोम बी के पास। साइटोक्रोम बी है, इस इलेक्ट्रॉन को FeS के पास भेज देती है, और FeS है ये साइटोक्रोम C1 के पास भेज देता है। अब साइटोक्रोम C1 है, ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स नंबर 4 साइटोक्रोम 1 के पास भेजता है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से साइटोक्रोम A3 में, और A3 से ये आ गए मैट्रिक्स में। वापस ये रिएक्शन मैट्रिक्स में आ गई है, और मैट्रिक्स में इन्हें इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए O2 है, यहाँ पे O2 भाई एक बिग बॉस की तरह कार्य कर रही है कि इलेक्ट्रॉन लाती जाओ, मुझे देते जाओ, एक किंग की तरह कार्य कर रही है। अब ये O2 क्या कहेगी? मुझे तो H2O बनाना है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगी, और मैट्रिक्स में जो हाइड्रोजन आयन है उन्हें ग्रहण करके बना लेगी H2O। यहाँ पर H2O बन गया है। अब मैट्रिक्स में एक और कंपाउंड है FADH2। अब ये कॉम्प्लेक्स 2 में जाता है और इसे अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। ये इलेक्ट्रॉन लिख करके FM को नहीं देता, ये सीधा FeS को देता है। FeS को देने के बाद ये यूबिक्विनोन को देता है, इसे हमने U से लिख दिया है। यूबिक्विनोन है, इसे यूबिक्विनोन फिर कहेगा कि भाई मुझे ऋणावेश नहीं होना है, मुझे उदासीन ही कर दीजिए, इसलिए ये हाइड्रोजन आयन है मैट्रिक्स से वो ले लेता है और उदासीन हो जाता है। यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है उसका ट्रांसपोर्ट कर देता है वापस कॉम्प्लेक्स 3 में। कॉम्प्लेक्स 3 में साइटोक्रोम बी के पास, फिर ये FeS के पास, फिर ये C1 के पास, और इस प्रकार से ये साइकिल चलता है। अब इसमें ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट तो हो गया, साथ ही इसमें हो रहा है हाइड्रोजन को मैट्रिक्स आयन से निकाल करके आउटर मेम्ब्रेन में भरते जा रहे हैं, जिससे जो मैट्रिक्स में जो सारे हाइड्रोजन थे उन्हें ले जाकर के मैट्रिक्स में डाल दिया। तो मैट्रिक्स में हाइड्रोजन आयन कम हो गए और आउटर मेम्ब्रेन में हाइड्रोजन की मात्रा बहुत अधिक हो गई है। अब ये हाइड्रोजन इतने ज्यादा हो गए कि इनके अंदर बहुत एनर्जी आ गई। ये बाहर जाने के लिए तड़प रहे हैं कि हमें बाहर ले चलो कैसे भी, और मैट्रिक्स को चाहिए हाइड्रोजन आयन। तो इस प्रकार से इनके बीच में एक पाथ बन जाता है, रास्ता बन जाता है, जिसमें ATP सिंथेटेज एंजाइम काम में आता है। यहाँ जो आउटर मेम्ब्रेन में सभी हाइड्रोजन है वो इस पाथ से, ये F0 F0 F1 है, ये तो F0 पार्ट है और ये F1, बल्कि ये जो लग रहा है ये 0 जैसा लग रहा है, होना ये चाहिए था, और ये 1 जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। 0 को तो F1 पार्ट कहा गया और जो खड़ा 1 बन रहा है इसे F0 कहा गया। अब इसके माध्यम से जो हाइड्रोजन आते हैं इनमें बहुत एनर्जी रहती है, एनर्जी इतनी स्पीड से आते हैं कि यहाँ पे लॉस होता है एनर्जी का, ATP का लॉस होता है। अब ये आएंगे इसके अंदर ATP सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में। जो मैट्रिक्स में ADP होता है वो एक फास्फेट आयन ग्रहण करके ATP बना लेता है। यहाँ पे क्या हुआ कि जो ADP है ये ATP ADP है, इसने एक फास्फेट आयन ग्रहण करके ADP बना लिया। तो यहाँ पे हो रही है फास्फोरिलीकरण। फास्फोरिलीकरण हो रहा है और O2 है, यहाँ पे O2 बन रही है, तो O2 ग्रहण कर रही है इलेक्ट्रॉन को, और O2 से H2O का निर्माण हो रहा है। तो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण हो रहा है। इस प्रोसेस को कहते हैं हम ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण भी कहते हैं इस प्रोसेस को, ATC को, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र को।
अभी तक हमने देख लिया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, इसमें कॉम्प्लेक्स 1 है, ये FADH2 से एक इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है और FMN को दे देता है। FMN है, इसे ट्रांसपोर्ट करता है FES को। FES जो है ये ट्रांसपोर्ट कर देता है यूबिक विनोन को। यूबिक विनोन है, इलेक्ट्रॉन लेकर क्या कहता है, मैं ऋणावेश नहीं रहना चाहता, मुझे उदासीन होना है। इस कारण ये जो इसमें प्रोटॉन होते हैं उनको ग्रहण कर लेता है और बना लेता है UH2। अब ये हाइड्रोजन है, ये चला जाता है मैट्रिक्स से आउटर मेम्ब्रेन में, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये गलती से बन गया, ये हाइड्रोजन है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3। इस कॉम्प्लेक्स में इसका ट्रांसपोर्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, और ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है आउटर मेम्ब्रेन में। यहाँ पर ये जाता है साइटोक्रोम बी में, साइटोक्रोम बी से जाता है ये FES में, FES से जाता है ये साइटोक्रोम C1 में। यहाँ इस प्रकार यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, स्टार बना देते हैं। अब साइटोक्रोम C1 से जाता है, साइटोक्रोम C1 से जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में। कॉम्प्लेक्स 4 में ये जाता है साइटोक्रोम A के पास, और A से ये जाता है साइटोक्रोम A3 के पास। यहाँ सभी पर में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब साइटोक्रोम A3 है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए बैठा होता है O2। O2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और जो मैट्रिक्स में H पॉजिटिव है, इन दोनों को ग्रहण करके बना देता है H2 का एक अणु। अब यहाँ पे 1, 3 और 4 कॉम्प्लेक्स हो गए। जो सेकंड नंबर का कॉम्प्लेक्स है, ये होता है मैट्रिक्स के अंदर, थोड़ा सा इनर मेम्ब्रेन के अंदर भी होता है। अब यहाँ पर मैट्रिक्स में जो NADH, यहाँ पे NADH है और FADH2, ये 2 कंपाउंड होते हैं। यहाँ पे FADH2 है, ये FAD में बदल जाता है, और इसका इलेक्ट्रॉन कौन लेता है, FAM के बजाय FES ले लेता है, और हाइड्रोजन आयन है, ये यहीं रह जाता है मैट्रिक्स के अंदर ही। अब FES है, ये इलेक्ट्रॉन दे देता है यूबिक विनोन को। यूबिक विनोन से वापस ये UH2 बनता है, और UH से ये वापस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करता है, यहाँ से ये लेता है, यहाँ से हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ग्रहण कर लेता है, और इस प्रकार ये हाइड्रोजन है, ये वापस इसे वापस से कहाँ भेज देता है, ये कहाँ से, मेनली तो मैट्रिक्स से ही आया है, फिर इनर मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन से चला जाता है आउटर मेम्ब्रेन में। अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये साइटोक्रोम बी के पास चला गया। बी के पास जाने के बाद ये FES से होता हुआ साइटोक्रोम C1, और C1 में जाने के बाद ये साइटोक्रोम A, और A से साइटोक्रोम A3 में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए O2 बैठा रहता है। अब यहाँ पे मैट्रिक्स में क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन की कमी हो गई, लेकिन आउटर मेम्ब्रेन, यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन में हाइड्रोजन आयन है वो बहुत अधिक मात्रा में हो गए। अब इनके अंदर बहुत मात्रा में एनर्जी होती है। अब ये क्या करते हैं, चाहते हैं कि हम यहाँ से निकलें, कहीं भी जाएं, लेकिन ये यहाँ से निकलने के लिए तड़प रहे हैं, और मैट्रिक्स है, इससे हाइड्रोजन आयन चाहिए। अब यहाँ पे एक पाथ बनता है, F1 F0 पाथ बनता है। इसमें क्या होता है कि जो आउटर मेम्ब्रेन में सभी जो हाइड्रोजन आयन है ये चले आते हैं इनर मेम्ब्रेन के अंदर, ये पाथ बना होता है इसके अंदर। यहाँ इतनी एनर्जी से आते हैं कि पीछे ATP का लॉस होता रहता है, और यहाँ पर होता है एक एंजाइम, ATP सिंथेटेज एंजाइम। अब ये इस एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है कि मैट्रिक्स के अंदर जो ADP होता है वो एक फास्फेट ग्रहण करके ADP का निर्माण कर लेता है। इस कारण इसे कहेंगे हम फास्फोरिलीकरण। और यहाँ पे O2 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और H2 का निर्माण कर रहा है। इस प्रकार यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण। अब ये जो 3-4 कॉम्प्लेक्स है, इन चारों कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है ये जानेंगे अब हम।
ETC जो है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वापस से बैक कीजिए और देखिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हमारे सब्सक्राइब को प्रेस करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो अब यहाँ देखेंगे कॉम्प्लेक्स का नामकरण। तो क्या होता है, जो हमने फर्स्ट कॉम्प्लेक्स देखा था, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है। इसमें क्या हो रहा था कि NADH2 से NAD बन रहा था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा था FMN में और FNMN से FES में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि NADH2 की उपस्थिति में ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। मेनली इस कॉम्प्लेक्स के कारण इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, क्योंकि यही कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। इस कॉम्प्लेक्स को कहेंगे हम NADH2 डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स आता है कॉम्प्लेक्स 3। यहां से ही जाता है यूबिक्विनोन में। यूबिक्विनोन से ये यूबिक्विनोन H2O ले लेता है और यहां से चला जाता है साइटोक्रोम B से FES और FES से साइटोक्रोम C1 में। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि B और C1 दो साइटोक्रोम है। कितने साइटोक्रोम है? 2 B और C1। इस कारण इसे कहेंगे हम साइटोक्रोम B/C1। तीसरे कॉम्प्लेक्स का नाम ये हो गया है। नेक्स्ट जो आता है सेकंड नंबर का कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे क्या हो रहा था, मैट्रिक्स में जो FADH2 है इसमें बदल रहा था FAD में। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था FES से और FES वापस यूबिक्विनोन और ये H2 है, ये यहाँ से रिलीज हो जाता है और ये वापस इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 में डाल देता है। अब यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स को क्या कहेंगे? इस कॉम्प्लेक्स को NADH2 डिहाइड्रोजिनेज की तरह FADH2 डिहाइड्रोजिनेज नहीं कहेंगे। यहाँ पे इसे कहेंगे हम, जो मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स साइकिल हुआ था उसमें हमने देखा था कि जो FADH2 है ये किस प्रकार से बना था, सक्सेनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनते समय। कहां से कहां? सक्सेनिक से फ्यूमेरिक बनते समय FADH2 का निर्माण हुआ था। इस कारण हम इसे कहेंगे सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज। क्या कहेंगे? सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स 2 का नाम है। ये कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स नंबर 2। अब आता है लास्ट कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर 4। यहाँ पर साइटोक्रोम C1 है। ये क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में जो साइटोक्रोम A है उसे ट्रांसफर कर देगा इलेक्ट्रॉन को, और ये इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा साइटोक्रोम A3 में। A से A3 में चला गया है। अब इस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए आगे कौन बैठा था? O2, और यहाँ ये हाइड्रोजन आयन ग्रहण करके H2O बना लेता है। तो इस प्रकार ये कौन बैठा है इसको लेने के लिए? ऑक्सीजन। और ये किसके द्वारा प्रवेश, इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा दिया जा रहा है? कॉम्प्लेक्स 4 में साइटोक्रोम C1 के द्वारा। तो इसे हम कहेंगे साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। ये इसका नाम हो गया। तो चारों कॉम्प्लेक्स के नाम हो गए हैं। अब इनमें कौन कौन से अवयव हैं? इसमें FMN FES कॉम्प्लेक्स 1 में, कॉम्प्लेक्स 2 में ओनली FES ही रहेगा, कॉम्प्लेक्स 3 में साइटोक्रोम B FES साइटोक्रोम C1। ये तो हमें अच्छे से याद हो जाएंगे कि ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट पहले इसमें हुआ, और इसमें इसलिए नहीं हुआ, FMN इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे F पहले ही है। तो ये कहता है कि भाई मैं FMN को नहीं दूंगा, ये FES को दे देता है। यहाँ पे होगा कॉम्प्लेक्स 3 में। इसकी ट्रिक बनी है एक, B फिर से C1 में फंसी, यानी जो मधुमक्खी है वो फिर से C1 में फंस गई है। अब यहाँ से चला जाता है
कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में, कॉम्प्लेक्स में साइटोक्रोम ए में, और ए के बाद साइटोक्रोम A3 में जाने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण कर लेता है? बिग बॉस यानी O2। और यहाँ पर हाइड्रोजन बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है, जो किसके द्वारा आता है वापस? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एटीपी सिंथेटेज एंजाइम है, ये हाइड्रोजन आएगा, ये बहुत एनर्जी से आएगा, उसे ग्रहण करके यहाँ पे मैट्रिक्स में जो एडीपी होता है उसे एटीपी में कन्वर्ट कर देता है एक फास्फोरेट दे करके। इस प्रकार यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण या फास्फोरिलेशन। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।